नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट नवंबर 2026 के लिए जीके का पार्ट 11 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 11 का जो पहला क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो अगर बात करें नीति आयोग की स्थापना की, तो नीति आयोग की जो स्थापना है वो आपकी 1 जनवरी 2015 को हुई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, नीति आयोग से हमेशा एसपीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नीति आयोग है इसका पूरा नाम क्या है। तो नीति आयोग का जो पूरा नाम है वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है मेरे भाई? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये पूरा नाम है आपका नीति आयोग का। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो नीति आयोग है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है। ये क्वेश्चन कई बार आपके परीक्षाओं में बना है। साथियों, एसपीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग एक संवैधानिक बॉडी है या गैर संवैधानिक है। तो अगर नीति आयोग की बात करें तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपकी गैर संवैधानिक निकाय है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, जो कि एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक बोले तो एक परामर्श देने वाली संस्था है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नीति आयोग किसका पुराना नाम है। तो नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग जो है वो योजना आयोग का पुराना नाम है। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में की गई थी, लेकिन योजना आयोग को बदलकर 1 जनवरी 2015 को क्या बनाया गया? नीति आयोग बनाया गया। साथियों, अगर आप इसी बार अपना एसपीटेट क्लियर करना चाहते हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप एसपीटेट आर्ट्स से हो, जेबीटी से हो, मेडिकल नॉन मेडिकल से हो, तो आप भी चाह रहे हो टीजीटी हिंदी या जिसको एलटी हिंदी कहते हैं, आप कम पैसे में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो 499 रुपीज़ मंथ में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथियों, हमारे पास आपके लिए जो क्लासेस रहने वाली है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड। अगर आप लाइव नहीं देख सकते तो आराम से किसी भी समय बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हैं। आप कहीं स्कूल में जॉब करते हैं, कहीं भी जॉब करते हैं, तो अपने टाइम अनुसार रिकॉर्डेड क्लासेस को देख सकते हैं। साथ में हमारे पास आपके लिए वो हैंड रिटन नोट्स है जिससे हजारों बच्चे 1 साल के अंदर एसपीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं। तो साथियों, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए और इसी बार नवंबर में अपने एसपीटेट को क्वालिफाई करिए। 7876145409। साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए साथियों, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, अभी नए नए बने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा। ये बात आपको याद रखनी है कि नीति आयोग के जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपाध्यक्ष है वर्तमान में, उनका नाम है आपका अशोक कुमार लाहिड़ी। ठीक है, तो अशोक कुमार लाहिड़ी जो है वो कौन बने हैं? तो अशोक कुमार लाहिड़ी साहब क्या बने हैं? आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। अच्छा, अगर बात करें नीति आयोग के सीईओ की, तो सीईओ जो है नीति आयोग के, उनका नाम क्या है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सीईओ जो है बने हैं वो भी अभी नए बने हैं, इनका नाम है अनुराग जैन। तो सीईओ कौन है? तो सीईओ आपकी अनुराग जैन है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाई आपका जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष है तो उनका नाम है अशोक कुमार लाहिड़ी। तो अशोक कुमार लाहिड़ी उपाध्यक्ष बने नीति आयोग के, और नीति आयोग के जो सीईओ है उनका नाम है अनुराग जैन। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले, इसलिए आपको डिटेल्स इन सभी प्रश्नों को, डिटेल से इन हर एक बात को याद रखना है। ये तमाम बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा 25 जनवरी को ही यहाँ पे राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को होता है, लेकिन पर्यटन दिवस भी आपका 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। साथियों, आज हम जनवरी महीने के इंपॉर्टेंट डेज कवर करने वाले हैं, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका 1 जनवरी, तो 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वैश्विक परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है। तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। साथियों, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ब्रेल दिवस आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है।
साथियों क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि विश्व ब्रेल दिवस तो 4 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन भारत में NRI डे आपका प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस उस दिन मनाया जाता है जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। साथियों सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनवरी महीने से बार बार टेट परीक्षाओं में पूछा जा रहा है वो है आपका विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विश्व हिंदी दिवस कब होता है, तो विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को होता है। उसी प्रकार आपका राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को होता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। उसी प्रकार आपका पराक्रम दिवस कब होता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को हमारे देश में क्या मनाया जाता है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार 24 जनवरी को आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। उसी प्रकार आपका बहुत इंपॉर्टेंट है शहीद दिवस, जब महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर 30 जनवरी को आपका शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर बात करें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों जो ये नंदा देवी नेशनल पार्क है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में है, इस बात को मान लिया। साथियों क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि नंदा देवी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? तो नंदा देवी नेशनल पार्क की स्थापना 1982 में हुई थी। साथियों ये नंदा देवी जो नेशनल पार्क है उसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क को यूनेस्को में जो शामिल किया गया था वो 1988 में किया गया। उसी प्रकार इसके साथ एक और है, नंदा देवी के साथ एक नेशनल पार्क है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क अब एक बन गया है। तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क को किया गया था 2005 के आसपास और नंदा देवी को किया गया 1988 में। साथियों अगर मैं बात करूं भारत के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क की जो उत्तराखंड में है, जैसे कि आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर मैं बात करता हूँ, कई बार आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उसकी स्थापना कब हुई है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला और सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जो कि जिसकी स्थापना 1936 में हुई है, जिसका पुराना नाम जब इस स्थापना के समय जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम था हैली नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क। साथियों जब मैं हैली नेशनल पार्क की बात करता हूँ या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करता हूँ, इसका पुराना नाम आपका क्या है, तो इसका पुराना नाम आपका हैली नेशनल पार्क है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसका नया नाम क्या हो गया, तो नया नाम इसका जो है वो रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है और ये उत्तराखंड में स्थित है। साथियों क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि फूलों की घाटी और नंदा देवी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। फिर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान आपका हाथियों की संरक्षण के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी उत्तराखंड में है। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो गंगोत्री नेशनल पार्क भी आपका उत्तराखंड में है। साथियों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी को पता होना चाहिए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल में कुल नेशनल पार्क कितने। तो हिमाचल में 5 कुल नेशनल पार्क है। ये बात आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों इसके अलावा आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप बोलेंगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका कूनो नेशनल पार्क भारत की किस राज्य में स्थित है। अब कूनो थोड़ा सा चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि यहाँ से नामीबिया से जो है वो चीतों को लाया गया था, तो हो सकता है ये रिपीट हो जाए आपके पेपर में। तो कूनो नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, तो कूनो नेशनल पार्क जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है।
मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। भारत का ऐसा राज्य जहाँ पे सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है तो वो आपका मध्य प्रदेश है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिस प्रकार आपका रणथंभौर नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो रणथंभौर आपका राजस्थान में है, क्योंकि राजा हमेशा रण में लड़ते हैं, इसीलिए रणथंभौर से बोले राजस्थान। उसी प्रकार आपका केवला देवी नेशनल पार्क, जो कि एक पक्षी अभयारण्य है, जिसको पहले भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, वो भी आपका कहाँ पर है? राजस्थान में। तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। सरिस्का नेशनल पार्क, वो भी कहाँ पर है? वो भी राजस्थान में स्थित है। साथियों, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए असम का काजीरंगा। कौन सा है? आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई, ये तमाम नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में। एक बार दोबारा से सुन लीजिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ये भी असम में है। मानस नेशनल पार्क, ये भी असम में है। इसके अलावा औरंग बहुत फेमस है, ये भी असम में है। डिब्रू शेखावो, ये भी असम में है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में है। देहिंग पटकाई, ये भी असम में है। तो ये तमाम नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में स्थित है। अच्छा, अगर बात करें सुंदरवन नेशनल पार्क की, तो सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो सुंदरवन नेशनल पार्क आपके पश्चिम बंगाल में है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। उसी प्रकार जल्दापारा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो जल्दापारा भी आपके पश्चिम बंगाल में है आपका। अच्छा, कई बार एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, जिसका नाम है आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या है? ये भारत का आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और ये क्यों फेमस है? तो ये हिम तेंदुओं के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के जो जनक है वो है हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो भारतीय पुरातत्व के जनक है, क्योंकि इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब करी थी? 1861 में। ये क्वेश्चन भी टेट परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने करी है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने करी है। साथियों, क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखो, क्वेश्चन परीक्षाओं में कई बार ये पूछा जाता है कि लॉर्ड वेलेस्ली कौन है। ऑप्शन में लॉर्ड वेलेस्ली दिया है। तो लॉर्ड वेलेस्ली वो व्यक्ति है जो कि 1798 से लेकर 1805 तक भारत की गवर्नर जनरल के रूप में रहते हैं। और लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या महान कार्य किया था? तो इसने जो है वो सहायक संधि, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सहायक जो संधि है वो किसके द्वारा यहाँ पे जो है वो लाई गई थी? तो वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाई गई थी। सर जॉन शोर, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ भी गवर्नर जनरल नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए 1793 से लेकर 1798 तक भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो सर चार्ल्स जोन्स थे। या साथियों, इनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो इनके द्वारा पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, ठीक है, तो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन बोले तो हस्तक्षेप की नीति लाई गई थी। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं। साथियों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? साथियों, अगर बात करें विच इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट पेनिनसुला जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अच्छा, प्रायद्वीप क्या होता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो प्रायद्वीप होता है जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है। साथियों, विश्व का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वो आपका अरब प्रायद्वीप है, जो कि आपका लगभग 32,50,000 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखनी है। साथियों, अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन और क्या पूछ लेता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका अरब जो प्रायद्वीप है वो आपका 32,50,000 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। और ये जो है वो सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब, कतर, कुवैत और बहरीन के जो है वो आसपास है। अच्छा, प्रायद्वीप होता है जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है। उसी प्रकार यहाँ पे क्रीमिया प्रायद्वीप है। तो क्रीमिया प्रायद्वीप जो है वो पूर्वी यूरोप में काला सागर और अजोब सागर के बीच एक प्रायद्वीप है। तो याद रखना है, पूर्वी यूरोप में ब्लैक सी बोले तो काला सागर और अजोब सागर के बीच जो है वो कौन सा प्रायद्वीप है? आपका
क्रीमिया प्रायद्वीप है। अच्छा, ये आपका जो ऑस्ट्रेलिया जो प्रायद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया जो द्वीप है, वहाँ पर जो तस्मानिया राज्य है उसके दक्षिण पूर्वी हिस्से में एक प्रायद्वीप है, उसका नाम है तस्मान प्रायद्वीप। तो ये दक्षिण में है, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में है तस्मान आपका पेनिनसुला। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म है। तो सोनालिका और कल्याण सोना जो है वो आपकी गेहूं की किस्म है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, भारत में जो हरित क्रांति आई थी वो कब आई थी? तो भारत में 1900 जो है वो 62-63 के आसपास जो है वो हरित क्रांति यहाँ पे देखने को मिली थी। ठीक है साथियों, हरित क्रांति के जो जनक है वो आपके कौन थे? तो हरित क्रांति के जनक जो है वो MS स्वामीनाथन जी थे। और गेहूं की अगर मैं किस्मों की बात करता हूं, उसी प्रकार एक कई बार पूछा गया कि पूसा तेजस, तो पूसा तेजस किसकी है? तो ये भी गेहूं की है। शरबती भी गेहूं होता है, ये मध्य प्रदेश में होता है। आपका काला गेहूं होता है, आपका कटिया गेहूं होता है। ये तमाम, जैसे आपका पूसा अनमोल, पूसा उजाला, जहाँ भी आपको पूसा दिखे ना, मतलब वो गेहूं की किस्म है। अच्छा, मक्के की बात करते हैं। तो मक्का की जैसे फेमस है आपकी दक्कन 103, दक्कन 103, दक्कन 105, गंगा 101, गंगा 5। तो गंगा वाले हैं, दक्कन वाले हैं, ये सब मक्का की है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। आपका विजय है, आपका जोहार है, ये भी मक्का की ही किस्म है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो ये मक्का की किस्में भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान ने कार्य करना शुरू किया था? लेकिन विच ईयर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज स्टार्टेड फंक्शनिंग। तो भारतीय जो उच्च अध्ययन संस्थान है इसने जो कार्य करना शुरू किया था वो 1965 के आसपास शुरू किया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, इसका जो उद्घाटन है वो 1964 में हो गया था और याद रखना है। लेकिन इसने कार्य करना 20 अक्टूबर 1965 से शुरू किया था। ये बात जो डिटेल से आपको याद रखनी है। साथियों, जो ये भारतीय उच्च अनुसंधान संस्थान है एडवांस स्टडी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है, वो कहाँ पर है? तो ये समरहिल शिमला में स्थित है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, यहाँ पे पहले राष्ट्रपति निवास हुआ करता था और राष्ट्रपति निवास जब यहाँ पे हुआ करता था तो यहाँ का जो नाम है वो वॉइस रीगल लॉज था। तो जो आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है इसका पुराना नाम वॉइस रीगल लॉज था। और वॉइस रीगल लॉज का जो निर्माण है वो 1884 से 1888 के दौरान किसने करवाया था? भारत के उस समय के वायसरॉय लॉर्ड डफरिन के दौरान इसका जो है वो इस भवन का निर्माण हुआ था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और ये भारत के राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन निवास बना था बाद में। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। और पुराना नाम वॉइस रीगल लॉज है। इसके जो आर्किटेक्ट है, तो अगर बात करें इसके आर्किटेक्ट की, तो इसके आर्किटेक्ट जो है वो उनका नाम आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उनका नाम था हेनरी इरविन। हेनरी इरविन इसके प्रमुख वास्तुकार थे। अच्छा, इसको किस शैली में बनाया गया है? तो इसको इंडो गोथिक शैली या जैकोबियन शैली में बनाया गया है। ये बात आपको डिटेल से ही याद रखनी है। साथियों, अगर आपको भी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में आप तमाम साथी लिख सकते हैं हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नए जोश में। सभी साथियों को राधे राधे, हर हर महादेव।